हेलो गाइस। ये एनएलएम रेस पार्ट 1 हम लोग आज देखेंगे इस सेशन में। Use break. स्टार्ट करते हैं मोमेंटम से। तो P इज इक्वल टू एम वी। सेकंड हो गया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये तो सबको पता है, जो बॉडी स्टेट में रहना चाहती है वो रहेगी इनर्शिया। इनर्शिया इनर्शिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगा। फिर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे ये है कि F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। यहाँ पर दो चीज कांस्टेंट हो सकता है, इसका दो डेरिवेशन बनता है। एक जगह पे वेलोसिटी कांस्टेंट और एक जगह पे मास कांस्टेंट। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो F इज इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी हो जाएगा। जाके इसका एग्जाम्पल हो जाता है आपका रॉकेट रिपल्सन। ठीक है। और जहाँ पे मास कांस्टेंट होगा वहां पे फोर्स इज इक्वल टू एम डीवी बाई डी टी होगा। इसका एग्जाम्पल हो जाता है इसका एग्जाम्पल तो कॉमन है, जो हर जगह ये यूज होता है। ठीक है, एम डीवी बाई डी टी। अब थर्ड आ गया आपका इम्पल्स। इम्पल्स जो होता है चेंज इन मोमेंटम होता है। चेंज इन मोमेंटम होता है। अब जो आई होगा मोमेंटम, आई हो गया इम्पल्स, ये होता है, इसका फॉर्मूला आता है एफ डॉट डी टी के बराबर। और यही आपका डेल्टा पी के बराबर होता है। तो ये निकल गया इम्पल्स। ठीक है, ये हो गया इम्पल्स। अब यहीं पर आपका ये जो एफ डी टी है ना, तो यहाँ पे होता है कि एरिया ऑफ, ये तो बेसिक मैथ में पढ़े ही थे, एरिया ऑफ एफ टी कर्व गिव्स इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम। ठीक है। अब यहीं पे एक कंसेप्ट होता है एफ एवरेज का। एफ एवरेज में क्या होता है आपका एफ डी टी बाई डी टी। ठीक है, ये होता है एफ एवरेज का कंसेप्ट। एफ डी टी क्या है? डेल्टा पी। तो डेल्टा पी, ये हो गया आपका डेल्टा पी और ये हो गया आपका डेल्टा टी। तो एफ एवरेज, एफ तो बराबर यही होता है ना डीपी बाई डी टी। तो वही है एफ एवरेज के टर्म्स में। ठीक है। अब यहाँ पे दो दो केस बनता है। फोर्थ नंबर में चेंज इन मोमेंटम का ही दो केस बनता है। इफ पार्टिकल स्टॉप्स आफ्टर कोलिजन। इफ पार्टिकल स्टॉप आफ्टर कोलिजन, मान लीजिए कि एन नंबर ऑफ पार्टिकल है, एन नंबर ऑफ पार्टिकल स्टॉप आफ्टर, ये बॉल है, ये यहाँ पे रिबाउंड हो रहा है और इस दीवार से टकरा के स्टॉप हो जा रहा है। ठीक है, और ऐसे ऐसे कितना नंबर ऑफ बॉल्स है? एन बॉल्स है। ठीक है, तो हम एक बॉल के लिए चेंज इन मोमेंटम लिखते हैं पहले। तो डेल्टा पी ऑफ एक बॉल के लिए, तो एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यही होगा। तो एम कॉमन, वी फाइनल तो जीरो है क्योंकि बॉल स्टॉप हो जा रहा है। तो एम वी माइनस एक बॉल के लिए डेल्टा पी। ठीक है, एक बॉल का। और ऐसा ऐसा एन बॉल के लिए डेल्टा पी जो होगा वो एन एम वी हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पे अगर आपको एफ एवरेज पूछ देगा तो एन एम वी बाई टी। अब ये जो एन बाई टी है ना, ये आपका एन एम वी बन जाता है। ठीक है। ठीक है, एन बाई टी जो है, एक मिनट में थोड़ा सही से लिख दूं इसको। एन एम वी, ये आपका स्मॉल एन एम वी बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड पार्टिकल rebound back with
सेम स्पीड आफ्टर कोलिजन, सेम स्पीड आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पर क्या है ना कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना कि एक पार्टिकल गया, मान लो ये गया, और ये फिर रिबाउंड, ये गया v के वेलोसिटी से और ये रिबाउंड भी हो रहा है v के वेलोसिटी, ऐसे ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पे भी पहले डेल्टा p एक बॉल के लिए लिख लेते हैं। अब एक बॉल के लिए लिखेंगे डेल्टा p, तो एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल हो गया माइनस वी और वी इनिशियल हो गया माइनस वी। तो ये हो गया 2mv माइनस डेल्टा पी एक बॉल के लिए, ठीक है। अगर यही चीज इसको क्यों सर्किल कर रहे हैं, डेल्टा पी अगर हम लोग एन बॉल के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2n mv। अगर मैं इसको मॉड में लिख दूं, डेल्टा पी को अगर मॉड में लिख दूं, तो ये आपका ये बन गया। अब यहाँ पे एफ एवरेज लिखना है, तो एफ एवरेज वही 2n mv बाई टी, ये हो गया आपका mv, और ये आपका n बाई टी हो गया 2n mv, ठीक है। ये निकल गया एफ एवरेज, ठीक है ना, एफ एवरेज निकल गया ये, ठीक है। 2n mv क्लियर होगा, 2n mv हाईलाइट कर दे रहा हूँ, 2n mv एफ एवरेज निकला, ठीक है। अब ये चार कंडीशन हो गया, अब पांचवा पढ़ते हैं। पांचवा है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। इसमें दो पॉइंट दिमाग में रखना है, दो पॉइंट। एक तो ये कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। और सेकेंड नंबर ऑफ पॉइंट रखना है एक्शन एंड रिएक्शन acts on different bodies, ठीक है। और एक छठा केस बनता है रॉकेट प्रपल्सन का। इसमें एक चीज सबसे पहले याद रखें कि मास जो होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता, ठीक है। और सेकंड पॉइंट ये याद रखना है कि यहाँ पर अगर मास कांस्टेंट नहीं होता है तो फोर्स निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे v dm बाई dt। रॉकेट रिपल्सन में यही दोनों पॉइंट जो होता है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये देखिए, मान लीजिए ये कोई रॉकेट है, ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है और ये एम जी से नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे जो एफ थ्रस्ट होगा ना, यही होता है वो एफ थ्रस्ट फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो कंडीशन बनता है। एक कंडीशन में एक कंडीशन में क्या होगा कि आपका रॉकेट एक्सेलरेट्स अपवर्ड, ठीक है। और एक कंडीशन बनता है रॉकेट इज मूविंग अपवर्ड्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कांस्टेंट, अगर रॉकेट अपवर्ड जा रहा है, तो मान लो कि ये रॉकेट अपवर्ड गया तो ये ए एक्सेलरेशन से गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो एफ नेट होगा वो एम ए के बराबर, ठीक है। और ये रॉकेट का एम जी नीचे लगेगा और एफ थ्रस्ट ऊपर लगेगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ थ्रस्ट माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो एफ थ्रस्ट किसके बराबर होगा,
ओ एफ ट्रस्ट तो यहाँ पे हम लोग बता ही दिए, इसके बराबर वी डी एम बाई डी टी। देखो एफ ट्रस्ट माइनस एम जी बराबर एम। और अगर यहाँ पे लिखना है तो यहाँ पे तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो ए इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, ए इज इक्वल टू जीरो, तो एफ नेट बराबर जीरो। अब एफ नेट बराबर जीरो तो एफ थ्रस्ट माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये दो कंडीशन याद रखना। यहाँ पर हो गया थ्योरी कंप्लीट। अब हम लोग आगे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, देयर आर टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ सेम मास, बॉडी ए इज एट रेस्ट व्हाइल बॉडी बी इज अंडर गोइंग यूनिफॉर्म मोशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो जो इनर्शिया होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। तो बॉडी ए और बी का सेम मास है तो इनर्शिया सेम। अब यहाँ पर क्या है, आपसे क्या पूछा, फाइंड आउट द चेंज इन मोमेंटम। ओके, तो एफ दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है चेंज इन मोमेंटम। तो एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी। ठीक है, तो एफ डी टी इज इक्वल टू डीपी। तो ये जीरो से पी इंटीग्रेट करिए और इसको एक से तीन इंटीग्रेट करिए। ठीक है, तो ये 12 t² डिवाइडेड बाई टू प्लस 3t³ डिवाइडेड बाई थ्री इंटीग्रेट कर दिया मैंने डायरेक्टली। और ये 3:1 इज इक्वल टू p। ठीक है, तो 12 6 3 3। तो यहाँ बचा 6 इंटू 9 - 1 8 प्लस 27 - 1 इज इक्वल टू p। 6 इंटू 8 48 प्लस 26 इज इक्वल टू p। तो p इज इक्वल टू 74, p इज इक्वल टू 74 kg मीटर सेकेंड इनवर्स। ये क्या क्वेश्चन है, फाइंड आउट द फोर्स ऑफ पार्टिकल ए एंड बी। ओके, p और t दिया हुआ है। अच्छा ये तो बताया ही नहीं, मतलब पता तो होना चाहिए। करके हाँ, f इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। तो जो स्लोप ऑफ पी टी कर्व गिव्स फोर्स। ठीक है, जो स्लोप होगा ये तो बेसिक मैथ्स का चीज है, जो फोर्स होगा वो देगा आपका ये। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप निकाल लेते हैं। तो फोर्स ए का निकालना है, रेशियो निकालना है, और फोर्स बी निकालना है। तो tan थीटा ए का tan थीटा बी का। तो ए का tan थीटा कितना है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री 1/√3, और बी का ये हो गया आपका 15 डिग्री। तो बी का कितना है tan 45, तो ये हो गया आपका 1। तो ये इसका आंसर आ गया 1/√3। ठीक है, अब ये क्या दिया हुआ है, फाइंड आउट द इम्पल्स इन फर्स्ट 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में यहाँ तक, और कर्व दिया हुआ है आपको एफ टी। तो एफ डी टी इज इक्वल टू इम्पल्स होता था, और इम्पल्स ही पूछा है तो इसका एफ डी टी कर्व का एरिया गिव इम्पल्स। ठीक है, तो एफ टी कर्व का एरिया, तो एरिया निकाल लो, हाफ इंटू 2 इंटू 100 माइनस हाफ इंटू 1 इंटू 100। ठीक है, 2 से 2 गया, 100 - 50 इज इक्वल टू 50 हुआ। ठीक है, 50, हाँ हो गया आंसर। ठीक है, ये है बॉल, देखो रिबाउंड वाला, रिबाउंड वाला केस है और एक बॉल भेजा जा रहा है। तो बताओ रिबाउंड वाले केस में जो क्या क्या निकालना है, एवरेज फोर्स निकालना है। एवरेज फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है रिबाउंड वाले केस में, 2n m v। तो इसको लिख सकते हैं 2n m v डिवाइडेड बाई टी। एन की वैल्यू 1 दी हुई है, तो 2 इंटू 1, एम कितना दिया हुआ है 2 kg, तो 2, और वेलोसिटी कितना है 20, तो ये हो गया 20। ठीक है, डिवाइडेड बाई टी, टी कितना हो गया 0.1, तो 1/10। तो यहाँ पे जो एफ एवरेज है, एफ एवरेज है वो निकल गया 2 2 4 4 2 8, 8 इंटू ये हो गया 800 न्यूटन। ठीक है, और ये हो गया मशीन गन का क्वेश्चन, इसमें भी वही है बुलेट। फाइंड आउट द नंबर ऑफ बुलेट्स पर मिनट। ओके, यहाँ पे 400 न्यूटन है फोर्स, तो एवरेज फोर्स है। यहाँ पे रिबाउंड्स कहीं नहीं लिखा हुआ, तो एन एम वी हो जाएगा, एन एम वी। नंबर ऑफ बुलेट्स पूछा है, तो एफ इज इक्वल टू एन बाई टी एम वी। तो एफ हो गया 400 इज इक्वल टू एन, एन कितना है, एन है, एन ही तो निकालना है, एन निकालना है, और बाई टी 1 सेकंड ले ले रहा हूं मैं, यहाँ पे निकालना है 1 मिनट में, मतलब 60 सेकंड में निकालना है।
ठीक है, लेकिन मैं निकाल रहा हूँ 1 सेकंड के लिए पहले। ठीक है, मास हो गया 40/1000 इंटू 1000। 1000 से 1000 कटा, ये 40, ये 10। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 10 बुलेट पर सेकंड। ठीक है, बट हमको निकालना है 60 सेकंड में। तो, तो 1 सेकंड में 10 बुलेट, 60 सेकंड में 600 बुलेट। ठीक है, तो इसका जो आंसर है 600 होगा। ये क्या है? अच्छा, क्वेश्चन। When a same force is applied on two different objects, मान लो ये A ऑब्जेक्ट है, ये B ऑब्जेक्ट है, दोनों में फोर्स सेम है। ओके, इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन 4 और 6। अच्छा, तो यहाँ का एक्सेलरेशन है 4 और यहाँ का एक्सेलरेशन है 6। इन these two objects if the same force is applied on the combination, ओके, A प्लस B का कॉम्बिनेशन, और कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। ओके, और यहाँ पे भी फोर्स जो है वो एफ ही है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F/m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ से m1 निकाल लो तो F/4, और यहाँ से m2 निकाल लिए तो F/6। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F अपॉन F/4 प्लस F/6। तो F तो कट गया, ऊपर आ गया 24, नीचे आ गया 4 + 6, तो एक्सेलरेशन आ गया आपका 2.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर हो गई? ये क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट द बॉडी इज मूविंग, फाइंड आउट द इनिशियल मोमेंटम। ओके, बॉडी इज मूविंग विथ यूनिट स्टॉप्ड इन 2.05 सेकंड और 200 न्यूटन। ओके, एफ एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। एफ एवरेज कितना है? एफ एवरेज है 200, इज इक्वल टू 25/100 इज इक्वल टू डेल्टा पी। 0 से 0 गया, डेल्टा पी बराबर 50। ठीक है, डेल्टा पी बराबर 50 और पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इज इक्वल टू 50। तो पी फाइनल तो 0 है ना, क्योंकि बॉडी स्टॉप हो जा रहा है, तो पी इनिशियल जो होता है वो बच्चा 50। ओ, ये देखो रॉकेट रिपल्सन का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है। रॉकेट रिपल्सन का क्वेश्चन है, राइजेस अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन दे दिया है यहाँ पे। तो ये वो वाला केस हो गया, 9.8 का एक्सेलरेशन दे दिया। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया? ये आपका ये वाला हो गया कि एफ थ्रस्ट माइनस एम जी बराबर एम ए। तो यहाँ पे एम जी और ए दोनों बराबर है, तो इधर भेज दो एफ थ्रस्ट इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। तो एफ थ्रस्ट कितना है? एफ थ्रस्ट हो जाता है आपका, एफ थ्रस्ट हो जाता है वी dm/dt। तो आपसे पूछा है व्हाट रेट द फ्यूल मस्ट बी बर्न, तो आपसे पूछा ही है dm/dt। तो क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ होगा वेलोसिटी, देखो क्वेश्चन में वेलोसिटी दिया हुआ है, तो वेलोसिटी रख देंगे 828 इंटू 10⁻², और dm/dt। मास कितना दिया हुआ है? 25, तो 25 इंटू 2 इंटू 9.8। ठीक है, तो ये हो गया 9.8। तो इसको आगे कैलकुलेट करना पड़ेगा, 28 इंटू 10⁻² इंटू dm/dt इज इक्वल टू 5 इंटू 98। ठीक है, 28 इंटू 100 इंटू dm/dt इज इक्वल टू 98 इंटू 5। 98 इंटू 5 कितना होता है? 40, 490। तो 28 इंटू 100 इंटू dm/dt इज इक्वल टू 490। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो dm/dt है वो 49/280 है। ठीक है, 49/7, यहाँ पे 40। ठीक है, 7 डिवाइडेड बाई 4, 1 4 3 30 28 2 21.75। तो dm/dt है 0.175, क्योंकि डिवाइडेड बाई 10 भी तो है। आंसर हो गया
ये क्या है? एट व्हाट प्लेस वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स ऑफ 5 केजी वेट, वेलोसिटी ऑफ बॉडी। अच्छा समझे क्या है? देखो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है फोर्स 5 केजी वेट और मास दिया हुआ है, 10 केजी। तो एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। 5 केजी वेट मतलब 5 और एक्सेलरेशन दिया हुआ है 10, 5 इंटू 10 बाई 10। तो एक्सेलरेशन निकल गया आपका 5। ठीक है, और एक्सेलरेशन निकल गया। वेलोसिटी पूछा है इज इनिशियली एट रेस्ट, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80। u हो गया 0 और v इज इक्वल टू 5 इंटू 4, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है? सपोज अ रॉकेट, रॉकेट मास एम नॉट, रॉकेट के पास मास है एम नॉट और डेल्टा एम बाई डेल्टा टी। ओके, तो एम नॉट माइनस डेल्टा एम बाई डेल्टा टी डी एम बाई डी टी। द मास ऑफ द रॉकेट आफ्टर टाइम टी। अच्छा, मास कितना बचेगा आफ्टर टाइम टी, तो इंटू टी। ये तो होगा नहीं, प्लस तो होगा नहीं, मास मास एम नॉट का एम नॉट रहेगा नहीं, क्योंकि रॉकेट अगर ऊपर जा रहा है तो फ्यूल तो बर्न आउट होगा। फ्यूल अगर बर्न आउट होगा तो रॉकेट का मास अपने आप डिक्रीज होगा। और अब रहा कि ये, तो देखो यहाँ पर ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर इंटू टी नहीं है। मान लो कि पहले जो एम नॉट था वो था 5, और जो आपका इजेक्ट हो रहा है वो हो रहा है मतलब डीएम बाई डी टी जो है, मतलब डेल्टा एम बाई डेल्टा टी है, वो है 1। ठीक है, वो है 1 और आपसे पूछ रहा है ये टी 3 सेकंड दिया हुआ है। तो जब आपसे ये 3 सेकंड बाद पूछ रहा है कि 3 सेकंड बाद इसका, इस रॉकेट का कितना मास बचेगा, तो 3 सेकंड बाद इस रॉकेट का कितना मास बचेगा? 5 माइनस 1 इंटू 3, 2। तो वही चीज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, होपफुली आपको आया होगा ये क्वेश्चन समझ, मतलब आसानी है, कुछ है नहीं इसमें। अच्छा, कार्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी, एक कार्ट है जो कि वेलोसिटी से 20 से चल रहा है, इज बिंग ड्रॉप्ड केजी पर मिनट, डीएम बाई डी टी दिया हुआ है। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू 20 इंटू डीएम बाई डी टी, डीएम एफ इज इक्वल टू वी डीएम बाई डी टी। 50 केजी पर मिनट, केजी पर मिनट तो 50/60। ठीक है, तो 50/3 आ गया आपका 16.66 मीटर। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन है? अ बॉडी ऑफ मास एम is projected with initial speed u at an angle theta with the horizontal. The change in body momentum after t. So the change in body is equal to delta p. Delta p is equal to f into t. f into t, f हो गया mg और into t। आफ्टर टाइम t बोल दिया ना, अगर t नहीं बोलता तो मैं इन दोनों के बारे में सोचता, बट अगर टाइम t बोल दिया तो मैं इन दोनों के बारे में क्यों सोचूंगा? नहीं सोचूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दे दिया? आई दे दिया है, और क्या बोला गया है कि चेंज इन मोमेंटम इज मिनिमम एट। ओके, तो चेंज इन मोमेंटम कब मिनिमम होगा? तो डेल्टा पी मिनिमम कब होगा? जब डी आई बाई डी टी 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो डी आई बाई डी टी कर दो, 40t माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो टी बराबर 1 सेकेंड। तो ये क्या क्वेश्चन? द एवरेज फोर्स पूछा है, एफ एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अब एफ एवरेज क्या पूछा? नेसेसरी टू स्टॉप अ हैमर विथ मोमेंटम पी। अच्छा, मोमेंटम पी है। ओके, तो एफ एवरेज मोमेंटम पी और ये हाफ सेकेंड, तो एफ एवरेज पूछ रहा है ये हाफ सेकेंड में, तो एफ एवरेज निकल गया 2p के बराबर। ये तो न्यूटन वाला एन है, 2p। ओ, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया ये वाला सेक्शन। अब हम लोग दो फोर्स पढ़ेंगे, नॉर्मल फोर्स और टेंशन फोर्स। उन दोनों के बीच डिस्क्रिप्शन देखेंगे। ठीक है, एक हो गया आपका नॉर्मल फोर्स और एक हो गया आपका टेंशन फोर्स। ठीक है, नॉर्मल फोर्स जो होता है वो आपका पुशिंग फोर्स होता है। ठीक है, और ये जो फोर्स होता है ये आपका स्ट्रिंग पर लगने वाला फोर्स होता है, मतलब धागा पर। ठीक है, नॉर्मल फोर्स जो होता है ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सरफेस।
ठीक है। और ये जो टेंशन फोर्स होता है, डायरेक्शन ऑलवेज अवे, डायरेक्शन ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है। अब यहां पर का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखते हैं। नॉर्मल फोर्स निकालना, और फिर वर्टिकल डायरेक्शन में देखें, नॉर्मल फोर्स निकालना। हॉरिजॉन्टल फोर्स में अगर नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, ये कोई मास m1 है और ये कोई मास m2 है, तो यहाँ पे m1 पे इधर लगेगा F1। ठीक है, ये लगाएगा F1 सॉरी N1, क्योंकि पुशिंग फोर्स है, तो M1 जो नॉर्मल लगाएगा M2 पे, वो लगाएगा N, पुश करेगा ना इसको। अगर मैं M1 जो है वो अगर M2 को पुश करेगा, तो नॉर्मल कैसे लगेगा, पुशिंग फोर्स है, तो पुश किधर करेगा, इधर ही पुश करेगा। तो पुश इधर करेगा तो M2 में N1 इधर लग जाएगा। और अगर N2 लगाना होगा, तो अगर M2 पुश कर रहा है M1 को, तो N2 इधर लग जाएगा। ठीक है, यही होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकालने का। अब वर्टिकल डायरेक्शन में बता दे रहा हूँ कैसे निकलेगा। देखो, वर्टिकल डायरेक्शन का ट्रिक होता है, मान लो कि ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो जितना मास अगर हमको ए पे का निकालना है, फाइंड आउट द नॉर्मल, ऐसे बोलेगा क्वेश्चन में, फाइंड आउट द नॉर्मल रिएक्शन बाय बॉडी बी ऑन ए। ठीक है, तो हमको ए पर निकालना है, तो जितना मास नीचे होगा, ठीक है, उतना इंटू जी करते हैं। तो बाई बॉडी बी, तो बी कितना लगाएगा ए पे। ठीक है, तो ए पे का नॉर्मल रिएक्शन लिखना है। तो ए के नीचे कितना है, बी है, तो बी का मान लीजिए M2 है, बी, तो M2 इंटू जी। ठीक है, अभी क्वेश्चन भी आएगा तो वहां देख लेंगे। जितना मास, अभी यहाँ पे बस लिख दे रहा हूँ, नीचे इंटू जी, और यहीं पे आप मतलब अगर ऊपर जा रहा है तो जी प्लस ए, और अगर नीचे जा रहा है तो जी माइनस ए। हूबहू यहाँ पर भी वही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। एम मास अगर स्ट्रिंग टी से टच है, तो टी अवे जा रहा होगा। और अगर वर्टिकल डायरेक्शन में निकालना होगा, तो यहाँ पर हो जाता है जी, यहाँ पे सॉरी, जितना मास नीचे नहीं, जितना मास ऊपर इंटू जी। और ये टेंशन में जितना मास नीचे इंटू जी। ठीक है, इंटू जी प्लस ए, और इंटू जी माइनस ए। ठीक है, यहाँ पे ये ऊपर और नीचे याद रखना। यहाँ पे ऊपर होता है जितना मास ऊपर इंटू जी, और यहाँ पे जितना मास नीचे इंटू जी। ठीक है, हो गया ये दोनों में डिस्क्रिमिनेशन। क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ये एक मैन है जो कि इसके अंदर है खड़ा, 60 kg मैन का वेट है, और ये अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है 4 से। तो सभी को पता है इफेक्टिव वेट निकालने के लिए बोल रहा है, तो एम जी प्लस ए कर देंगे, क्योंकि ऊपर जा रहा है। एम हो गया 60, और जी हो गया 10, और ए हो गया आपका 4, तो 60 × 4 640 न्यूटन नॉर्मल। ठीक है, ये क्या बोला, इफेक्टिव वेट दे दिया है 600 न्यूटन। अच्छा, नॉर्मल का वेट दे दिया 600 न्यूटन, और पूछा जा रहा है कि अपवर्ड जा रहा है, तो बताओ कितना अपवर्ड जा रहा है। ओके, तो एम जी प्लस ए इज इक्वल टू 600। एम हो गया 50 × 10 प्लस ए इज इक्वल टू 600। ये 50, ये बचा 12। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू 12 माइनस 10, तो ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये अपवर्ड, अपवर्ड कितना एक्सेलरेशन जाएगा ये पूछा है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये नॉर्मल जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकालने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर दोनों साइड से फोर्स लगा रहे हैं। तो दोनों साइड से जब फोर्स लगाएंगे ना, तो एक्सेलरेशन लिखना होगा। तो एक्सेलरेशन इस पूरे को सिस्टम मान के लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे का सिस्टम मान के एक्सेलरेशन इधर लिखेंगे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन पूरे का सिस्टम मान के लिखेंगे, तो ये हो गया 45 माइनस 9 बाई 4 प्लस 3 और प्लस 2 9, तो 36/9। ये हो गया 4, ये हो गया 4 के बराबर। तो ये जो सिस्टम आया वो 4 के बराबर है। ठीक है,
तो अब हमको लिखना किसके बीच है, 3 kg और 4 kg। तो देखना आप कैसे बनेगा डायग्राम, बाय बिटवीन 3 kg एंड 4 kg। तो 4 kg पर लग रहा है, ठीक है, इस पे नॉन न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है, और यहाँ पे इससे 4 से ये आगे जा रहा है, ठीक है। अब इस अगर 3 kg 4 kg पे लगाएगा तो इस पुशिंग फोर्स है तो इधर ही लगेगा, पुशिंग फोर्स तो इधर लग गया, ठीक है, नॉर्मल। तो ये निकल गया आपका n-9 = 16, n = 25, ठीक है, n = 25। ये देखो ये क्या क्वेश्चन है, ये बीकर वाला क्वेश्चन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब अगर पूछा जाता है तो नहीं बनता है वहां पे, अगर अगर बनाया हुआ नहीं है तो नहीं बनता है। ये मान लो कि यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि आपने एक उंगली से पानी को टच किया। तो जब आप उंगली से पानी को टच करेंगे तो पानी का कुछ जो होगा ना कंपोनेंट वो डिस्प्लेस होगा, ठीक है। जो पानी का कंपोनेंट डिस्प्लेस होगा तो वहां पे लग जाएगा बॉयंसी फोर्स, ठीक है। और स्प्रिंग बैलेंस आपका नीचे है, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस नीचे है, तो स्प्रिंग बैलेंस तो नीचे वाला वेट मेजर करेगा। तो ये जो बॉयंसी फोर्स लगा, ये यहाँ पे एक नए तरह का फोर्स जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा देगा। तो जैसे ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग गया ना, वैसे ही आपका जो द रीडिंग जो है वो वहीं पे बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्शन रिएक्शन पेयर बन जाएगा। ये आपने वाटर पे लगाया, आपने वाटर को टच किया तो बायंसी फोर्स वाटर पे लगा अपवर्ड, तो यहाँ पे बायंसी फोर्स इस पे लगेगा डाउनवर्ड। तो यहाँ पर एक्शन रिएक्शन पेयर बन गया, इसकी वजह से ये इंक्रीज कर गया, ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कह रहा है, अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन। अच्छा, ये स्टैंडिंग हो रहा है सिर्फ, तो आपको बॉय का mg दिया हुआ है 400 के बराबर, ठीक है। व्हेन ही सडनली जंप अपवर्ड, ओके, जब वो अपवर्ड चला गया तो उसका वेट हो गया, तो n = mg+a, ठीक है। तो यहाँ से अगर m निकालना चाहें तो m हो गया बच्चे का 40, लड़के का, ठीक है। अब यहाँ पे 600 आ गया, = 40 × 10 + a, यही a पूछा है। तो 600 -400 = 40 a, ये हो गया 200/40 इज ए बराबर आ गया 5, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन था, यही कर रहा था कि बॉय जंप कर गया तो कुछ नहीं था, बकवास। अब ये देखो ये वर्टिकल डायरेक्शन वाला आ गया। अब वर्टिकल डायरेक्शन वाला आया है ना, तो अब यहाँ पर देखना क्या पूछा, बाई ब्लॉक सी ऑन ब्लॉक बी। तो ब्लॉक सी ब्लॉक बी पे कितना लगाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, जितना मास ऊपर इंटू जी, तो जितना मास सी, सी पे पूछ रहा है तो सी पे पूछ रहा है बाई ब्लॉक सी, ऊपर ए और बी है, तो ए और बी ऊपर है तो m1 + m2 × जी। अगर यहीं पे ब्लॉक बी लिखता, और मान लो कि यहाँ पे ब्लॉक बी लिखता, तो बी के लिए हो जाता है m1 × जी। ये पुली है तो पहले एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। तो ये लगाया 4g नीचे, ये लगाया 3g, और ये लगाया 3g, ठीक है। तो अब एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो ये हो गया 6g माइनस 4g। आपका कितना बचा, 6g - 4g डिवाइडेड बाई 4 3 7 और 3 10, ठीक है। तो 2g डिवाइडेड बाई 10, जी से जी कटा, ए हो गया 2, ठीक है। अब यहाँ पर ये भारी है, ये 4 kg भारी है, तो ये हल्का है तो ये ऊपर जाएगा, और ये 3 और 3 6 kg भारी है तो ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये भारी है तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये पता है। तो यहाँ पर ये T1 के लिए आपको लगाना होगा फॉर्मूला, T1 = mg+a, ठीक है, mg+a। तो m हो गया 4, g 10 और प्लस a 2, तो ये हो गया 12 + 4 48 न्यूटन, T1 की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे T2 के लिए लगाना होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन नीचे है 2 के बराबर, तो T2 के लिए लगाना होगा T2 = 3g - 2, 10 - 2 8, 3 × 8 24 न्यूटन, ठीक है। और ये टी डैश के लिए, तो टी डैश के लिए आपका टी डैश जो होगा वो वो 2T1 के बराबर होगा, 2T1 के बराबर। तो टी डैश अगर 2T1 के बराबर है तो 48 × 2 96 न्यूटन, ठीक है। ये हो गया 96 न्यूटन। यहाँ पर यही था ना, 4 3,
हाँ ठीक है। अब ये क्वेश्चन 6 नंबर, ये 7वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड करना है, टी वन फाइंड करना है, टी टू फाइंड करना है, टी वन डैश टी टू डैश। ये हो गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ये हो गया 1 जी, ये हो गया 6 जी। तो 6 जी माइनस जी डिवाइडेड बाई 6 1 7 और 3 10। तो आपका हो गया ये 5 जी डिवाइडेड बाई 10। तो ये हो गया 5 के बराबर। ठीक है। तो ये भारी है, ये 6 केजी भारी है तो ये नीचे जाएगा, और ये 1 केजी हल्का है तो ये ऊपर जाएगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1। ये हो गया 5, और ये हो गया हल्का, ये हो गया 5। ठीक। तो अब यहाँ पर अगर टी वन लिखना है, तो टी वन लिखना है तो टी वन हो गया 6, और नीचे की ओर जा रहा है तो जी माइनस 6 जी माइनस 5। ठीक है। तो जी हो गया 10, तो 10 - 5 5, तो टी वन बराबर आ गया 30 न्यूटन। ठीक है। अब अगर टी टू बराबर लिखना है, तो टी टू इज इक्वल टू एम हो गया 1, और जी प्लस ए कितना हो गया 15। तो टी टू बराबर 15 न्यूटन। ठीक है। ठीक है। टी वन आ गया, टी टू आ गया, ए बराबर 5 आ गया। अब यहाँ पे टी वन डैश और टी टू डैश ये फाइंड करना है। तो टी वन कितना, टी वन डैश क्या होगा, तो ये देखो ये हो गया टी वन, और ये हो गया टी वन। तो बताओ, बताओ, दो वेक्टर इस तरह से, एक टी वन और एक और टी वन, और बीच में जो निकलेगा वो क्या निकलेगा आपका √2 टी वन इज इक्वल टू टी डैश। तो टी वन कितना है, टी वन है आपका 30 न्यूटन। तो √2, तो 30 √2 इज इक्वल टू टी वन डैश। टी वन डैश ही पूछ रहा है ना, हाँ टी वन डैश। ठीक है। और अगर ऐसे ही हूबहू टी टू, तो टी टू, एक टी टू इधर और एक टी टू इधर, मतलब पुली से। तो एक टी टू इधर और एक टी टू इधर। ठीक है। तो बीच में जो निकलेगा वो √2 टी टू। अब ये जो √2 टी टू है इज इक्वल टू आपका टी टू डैश। तो टी टू कितना है, टी टू है 15। तो 15 √2 इज इक्वल टू टी टू डैश। ठीक है। ये क्लियर है, यही होगा। ठीक है। अब ये 9वां नंबर क्वेश्चन। देखो ये अब इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन है। तो इंक्लाइन प्लेन का मैं एक रूल बता दे रहा हूँ। इंक्लाइन प्लेन का एक रूल होता है कि आपका जो यहाँ पे सबको पता ही होगा, इंक्लाइन प्लेन का रूल जो होता है। देखो ये अगर थीटा है और ये कोई ब्लॉक रखा है, तो आपका जो एम जी कॉस थीटा है ना वो नीचे लगता है। ठीक है। एम जी का दो वेक्टर बनता है, यहाँ पे एम जी लगेगा नीचे की ओर, और एम जी साइन थीटा इधर बनता है। ठीक है। इंक्लाइन प्लेन। ठीक है। तो अब बताओ ये 2m है, तो इधर इधर इसका क्या लग जाएगा, 2mg साइन थीटा, और इधर क्या लग जाएगा, 2mg कॉस थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो एक्सेलरेशन अगर फाइंड करना है तो a बराबर 2mg साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2m और 2m 3m, m से m कटा, तो ये आपका बच गया 2/3 g साइन थीटा। ठीक है। और यहाँ पे टेंशन फाइंड करना है, तो इधर ही नेट फोर्स है, तो इधर ही नेट फोर्स है, तो एक्सेलरेशन भी इधर ही रहेगा। तो अब बताओ, एक्सेलरेशन अगर इधर रहेगा तो टी बराबर ma। ठीक है। अ, देखो ये जो बॉडी है ये ए से आगे की ओर जाएगा, ये ए से आगे की ओर जाएगा, तो यहाँ से ले लेते हैं, यहीं से उठा लेते हैं ना, तो यहाँ से इजी हो जाएगा। तो टी बराबर m × a 2/3 g साइन थीटा। नहीं तो अगर यहाँ से लेना है, अगर यहाँ से लेना है, देखो यहाँ से ऐसे कर लो, यहाँ पे हो गया 2mg साइन थीटा, 2mg साइन थीटा माइनस टी इज इक्वल टू 2ma। सही है ना, 2mg साइन थीटा और 2ma, तो ma हो गया 2/3 g साइन थीटा। ठीक है। तो t बराबर आ गया, वहां से भी यही चीज आ जाएगा, ये इधर t हो जाएगा, इधर 4 - 3 हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 6 - 4 g, तो mg साइन थीटा आ जाएगा। और यहाँ से भी यही आ जाएगा 2mg/3 साइन थीटा। समझ में आया होगा। यहाँ से भी देखो ना यही आएगा, देखो 2mg साइन थीटा माइनस 4mg/3 साइन थीटा इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से 3 × 2 = 6, 6 - 4 2mg साइन थीटा बाई 3 बराबर टी। ठीक है।
अब ये 10 है। दूसरा भी देखो इंक्लाइन प्लेन का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन में अभी बताया, इधर इधर लग जाएगा कैलकुलेट ए एंड टी, तो बस वो वही क्वेश्चन है। 8 इंटू जी इंटू साइन 30 हो गया 1/2, ये हो गया 4, तो ये हो गया 40 के बराबर। अब एसेलरेशन पूछ रहा है, तो एसेलरेशन हो गया यहाँ पे 40 डिवाइडेड बाई 8 + 2 10, तो ये हो गया 4 के बराबर। ये तो इधर की ओर आगे बढ़ेगा, एसेलरेशन ए बराबर 4। अब यहाँ पे टेंशन पूछ रहा होगा, तो टेंशन जो है वो 2a के बराबर, क्योंकि यहीं पे का टेंशन निकाल लेंगे ना, तो टेंशन 2a के बराबर, तो 8 न्यूटन आ गया। ठीक है। 11वां नंबर क्वेश्चन, ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि और कैलकुलेट ए एंड टी, ऑल मासेस आर इन केनेच, ठीक है, ये तो बकवास का है। ये 1 mg sin थीटा, तो एसेलरेशन फाइंड कर लेंगे। एसेलरेशन देखो क्या होगा, इधर 4 mg sin थीटा, तो 4 इंटू 40 इंटू साइन थीटा 1/2, ये हो गया 20 न्यूटन, ठीक है। और इधर g sin थीटा, तो इधर हो गया 10 इंटू हाफ, ठीक है, ये हो गया 5। तो एसेलरेशन हो गया, एसेलरेशन जो हुआ वो कितना है, 20 - 5 डिवाइडेड बाई 5, एक्सेलरेशन आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे है टेंशन, और यहाँ पे है ए, ठीक है, ए बराबर 3, ठीक है। तो टेंशन है ये, तो 20 - टी इज इक्वल टू 4 इंटू 3, ठीक है। और 20 - 12 इज इक्वल टू टी, तो टी बराबर 8 न्यूटन, ठीक है, क्लियर होगा। ये 12वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 80 रेलवे ऑफ सेम वेट आर पुल्ड बाय एन इंजन with a force of this, the tension of the coupling between 30th and 40th wagon from the engine is, अच्छा, ये बोल रहा है 80 रेलवे wagons of same mass are pulled by an engine with a force of this, ओके। तो एक्सेलरेशन फाइंड करो यहाँ से, तो एक्सेलरेशन हो गया 4 × 10⁵ डिवाइडेड बाई, ये तो फोर्स है ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ बाई टोटल मास। टोटल मास 80 इंटू 5 × 10⁻³ तो 5 × 80 इंटू 10⁻³ तो 10⁻⁴, तो 4 इंटू 10 बाई 5 इंटू 8 40, तो ये भी 10 कट गया, 4/4 एक्सेलरेशन आ गया 1, ठीक है। अब ये ले रहे टेंशन इन द टेंशन बिटवीन 30 एंड 30, देखो जैसे कि ये ना 80 इस तरह का ट्रेन का, जो इसको बोलते हैं हम लोग बोगी, इस तरह से 80 बोगी कनेक्टेड है, ठीक है, 80। अब ये पूछ रहा है ना कि बताओ ये दोनों मतलब इस तरह से कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे बीच में रस्सी भी है, ठीक है, हर में, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि 30 और 31 के बीच में क्या होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो 30 और 31 के बीच में निकालने के लिए टेंशन जो है वो कपलिंग बिटवीन 30th एंड 31st वैगन फ्रॉम द इंजन। ओ, तो इंजन तो इधर है ना, इंजन तो इधर है, इंजन, ठीक है, इंजन इसको खींच रहा है। तो इंजन से अगर 30 होगा, तो मान लो कि यहाँ पे इधर 30 बचता है, ठीक है, और इधर 50 बचता है, ठीक है। तो जो टेंशन 50 है, वो तो 50 बोगी होगा ना, क्योंकि जितना टेंशन बराबर क्या होता था, जितना मास नीचे इंटू जी, तो जितना मास पीछे इंटू जी, तो इतना का ना लगेगा इसको 30 को खींचने में। तो टेंशन हो गया ये 50, तो 50 का मास लगेगा, तो 50 इंटू मास कितना है, 5 × 10⁻³ ये हो गया मास, ठीक है, ये हो गया मास, और इंटू ए, ठीक है, इंटू ए इज इक्वल टू, तो ए का वैल्यू हो गया 1, यही टेंशन के बराबर है। तो ये हो गया 250 × 10⁻³ तो 25 × 10⁻⁴ टेंशन की वैल्यू, ठीक है। ये 13 नंबर सवाल है। ओ, ये वाला सवाल, ठीक है, ये वाला सवाल थोड़ा सा बढ़िया की पूछा जाता है, ये वाला सवाल, और थोड़ा सा बढ़िया सवाल है। देखो यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन पहले फाइंड करते हैं, फोर्स दिया हुआ है, 2 मास दिया हुआ है, इसका पहले एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, तो एक्सेलरेशन आ गया F/12, ठीक है। अब जो एक्सेलरेशन है वो फोर्स के डायरेक्शन में ही लग जाएगा, ठीक है। अब टेंशन फाइंड करना है, टेंशन कहाँ पे फाइंड करना है, सबसे पहली बात, टेंशन जो है
द टेंशन फोर्स एट अ पॉइंट लोकेटेड एट अ डिस्टेंस 1/4 ऑफ द चेन लेंथ। तो 1/4 मतलब यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है, टेंशन, ठीक है ना, यहाँ पे। तो एक काम करते हैं ना, इसको फिर से बना लेते हैं। जैसे कि देखो ये एम है और ये टेंशन लगेगा, ये 3m/, ये l/4 है ना, तो ये देखो m लेंथ में, इसको सॉल्व करने का तरीका, m लेंथ में l, तो एक में, सॉरी, l लेंथ में m, तो एक में m/l, और l/4 में m/4, ठीक है, तो ये बचा m/4, और ये बचा आपका फिर 3m/4, जो यहाँ से इस पॉइंट पे टेंशन निकालना है, ठीक है, तो ये बचा 3m/4, ठीक है, तो ये बच गया 3m/4। अब बताओ टेंशन का फॉर्मूला निकालना है, तो टेंशन क्या होगा, जितना मास पीछे इंटू जी, जितना मास नीचे इंटू जी, जितना मास पीछे इंटू जी, तो 3m/4 इंटू जी, ये निकल गया टेंशन, ठीक है। ओ इंटू जी नहीं, इंटू ए ना, इंटू ए ना, यहाँ पे तो ए, तो इंटू जी क्यों, इंटू ए, ठीक है। तो टेंशन हो गया ये 47m/4 इंटू ए हो गया f/2m, m से m कटा, तो टेंशन बराबर हो गया 7f/8, ठीक है। ये 14 नंबर क्वेश्चन है। A sphere is accelerated upward with a cord whose breaking strength is 5 times its weight। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो होता है वो टेंशन होता है, ठीक है, तो टेंशन बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 5 mg, ठीक है। फाइंड आउट द मैक्सिमम विद द स्पेयर कैन मूव अपवर्ड विदाउट कॉर्ड ब्रेकिंग। तो ये बताओ, ये बोल रहा है कि इसको अपवर्ड जाना है एक्सेलरेशन, ठीक है, और इस पे जो टेंशन है ये लग रहा है और mg ये लग रहा है। तो बताओ टेंशन दिया हुआ है 5 mg के बराबर, ठीक है, और ये दिया हुआ है mg, और एक्सेलरेशन हो गया ma, ठीक है, ये यही लगाया एफ नेट बराबर ma का फॉर्मूला, 5 mg टेंशन दिया हुआ है, ठीक है। अब ये 5 mg 4 mg इज इक्वल टू एम ए, एम से एम कटा, ए बराबर 4g, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या बोल रहा है, इन अ टग ऑफ वॉर contest, two men pull on a horizontal rope at the two ends. The winner is exert a greater force on the ground, exert a greater force on the rope, which is greater than the tension। ये एक रस्सी है जिसको दो इंसान खींच रहा है, जिसको दो इंसान मिलके खींच रहा है, ठीक है, जीतेगा कौन। टू men pull on a horizontal rope at the two ends, the winner exert a greater force on ground, but none of the above तो होगा नहीं, हो सकता है exert a greater force on the rope, और ये क्या है, exert a greater force on the rope which is greater than the tension। हाँ, अगर वो टेंशन से ज्यादा वाला ही ना, क्योंकि अगर वो खींच रहा है यहाँ से तो टेंशन लगेगा इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे, और वो जीतेगा वही ना जो टेंशन से ज्यादा फोर्स लगाएगा। फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।